Welcome back, students. Let's move ahead. We are learning the chapter number 8, that is cell, the unit of life, and till now we have studied about prokaryotic cells. We learned about the bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, and all these things. Now we'll move on to eukaryotes. Eukaryotes means cells with true nucleus. So what is the meaning of true nucleus? True nucleus means न्यूक्लियस विच इज़ सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन. इस न्यूक्लियस का राउंड क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है. आई हैड शोन यू, राइट. सपोज दिस इज न्यूक्लियस, सो देर इज डबल मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस हैज़ डबल मेम्ब्रेन अराउंड इट. डबल मेम्ब्रेन होता है. सो सेल्स न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मीन्स सेल्स विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. और ये डबल लेयर्ड होता है, सिंगल लेयर नहीं होता. डबल लेयर होता है. इट हैज़ पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. जैसे ये देखो, ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है. तो ये जो मेम्ब्रेन होता है कंटिन्यूस नहीं होता है. थोड़ी देर हुआ फिर ब्रेक होता है, फिर थोड़ा हुआ फिर ब्रेक हुआ. ये पोर होता है जो एक्सचेंज करता है. न्यूक्लियस के अंदर एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोलस. क्या कहते हैं उसे? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं एक और सर्कुलर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस. ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है. इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम और आरएनए का फॉर्मेशन होता है. किसका? राइबोसोम और आरएनए का. उसी का एक्सचेंज होता है स्पोर्स के थ्रू. ये सब के सब निकल के जाते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. आरएनए और राइबोसोम. राइबोसोम जो निकलता है वो आता है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच्ड एक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक. इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम जो आते हैं वो कुछ इसी पे आके जुड़ जाते हैं, कुछ फ्रीली मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में भी. और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन. तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन बाहर साइटोप्लाज्म में होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता है. तो ये सब आरएनए और राइबोसोम फॉर्मेशन के बाद न्यूक्लियोलस से निकल के बाहर साइटोप्लाज्म में आते हैं, उसी पोर्स के थ्रू, न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर आते हैं. ये सब जो देख रहे हो आप, पोर्स वगैरह. और कुछ फ्रीली साइटोप्लाज्म में मौजूद होंगे लिक्विड पार्ट में, और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जाके चिपक जाते हैं. तो इस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम होता है उसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जिसके ऊपर ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता है उसे बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखेंगे हम आगे. ठीक है. तो दस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेंट्स आर वेल सेपरेटेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स. किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. जितने भी मोनेरा को छोड़ के, मोनेरा किंगडम किसका था? प्रोकैरियोट्स का था. बाकी जितने भी किंगडम है, प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, प्लांटी हो, एनिमल, ये सब के सब क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं. अब ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर हमने बोला था कि सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं. जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन, डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए एंजाइम्स वगैरह होना, फिर सेल डिवीजन करना. तो इस सब के लिए एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है. उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है सेल ऑर्गेनल्स. क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. तो यूकैरियोटिक सेल्स है सेल ऑर्गेनल्स जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी एपरेटस, लाइक ये सब क्या हैं? अलग अलग मौजूद क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स. तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था, ये सेल है, एनिमल सेल है. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. इसके अंदर ये सब पोर्शन क्या है? साइटोप्लाज्म का है. उसी साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर स्ट्रक्चर और होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस. और ये देख सकते हो आप, यही चीज़ मैं बता रहा था, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे कि ये वाला कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. ये वाला जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकल रहा है उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है और कुछ राइबोसोम फ्रीली भी मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में. माइटोकॉन्ड्रिया देखा हमने. दूसरे लाइसोसोम होते हैं, पेरोक्सीसोम होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है, ये गोल्जी एपरेटस भी बोला जाता है उसे, ये वाला. ठीक है. ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये अलग अलग ट्यूब रहते हैं. ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. आप यहाँ भी देख सकते हो, बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. इसके ऊपर राइबोसोम भी मौजूद होते हैं.
तो एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जिसके ऊपर ये राइबोसोम मौजूद नहीं होता उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है। अगर प्लांट सेल है तो सेल के बीच में ज़्यादातर पोर्शन जो होता है एक वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। क्या ऑक्यूपाई करता है? वैक्यूल। एनिमल सेल में देखोगे वैक्यूल या तो एब्सेंट होता है या बहुत ही छोटा सा मौजूद होगा कहीं कोने में, लेकिन प्लांट सेल में क्या है, लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है और सेल के अंदर का एक बहुत बड़ा पोर्शन वो खुद ऑक्यूपाई करता है, जिसके कारण सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं साइड में उनको भागना पड़ता है। न्यूक्लियस भी साइड में चला जाता है, सेल के बीच में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो एनिमल सेल में लगभग बीच में मौजूद है वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूल नहीं होता है एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। ये वन ऑफ द डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर का। ये भी क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल, प्लांट सेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, तो ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हमने क्या बोला, सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करते हैं, एंड दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सब मौजूद है यहाँ पे। ठीक है। अब हमने बोला कि एनिमल सेल प्लांट सेल्स में होते सब बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि प्लांट सेल में सबसे बाहर का लेयर सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो इसमें सबसे बाहर लेयर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। तो प्लांट सेल में सबसे बाहर का लेयर सेल वॉल कहलाता है। जैसे ये वाला मैं दिखा दूँ, ये प्लांट सेल है तो इसके अंदर ये सबसे बाहर का लेयर जो होता है सेल वॉल होता है, उसके अंदर फिर ये वाला सेल मेम्ब्रेन होता है। लेकिन एनिमल सेल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन ही होता है, बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है आप देख सकते हो, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्या मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट के अलावा कुछ और भी प्लास्ट होते हैं, वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। इन सब को एक साथ बोला जाता है प्लास्टिड। क्या बोलते हैं इनको एक साथ? प्लास्टिड। तो प्लास्टिड आर ऑफ 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये सब के सब प्लांट सेल में मौजूद होते हैं प्लास्टिड्स, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। एक दिखाया था मैंने, वैक्यूल जो होता है लार्ज होता है एंड प्रेजेंट इन मेजर पोर्शन ऑफ द सेल। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इफ प्रेजेंट देन स्मॉल अमाउंट में, मतलब छोटा साइज होता है। दिखाया ना यहाँ पे, ये प्लांट सेल है तो ये बहुत बड़ा वैक्यूल मौजूद है, लार्ज पोर्शन सेल का वही ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन एनिमल सेल में या तो एब्सेंट होता है, अगर मौजूद भी है तो कहीं कोने में छोटा सा मौजूद होगा। ठीक है। और प्लांट सेल में सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोजोम मौजूद है। देखेंगे हम सेंट्रोजोम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है जो आप लर्न कर सकते हो। अब बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है। ऑफ कोर्स पहले सेल वॉल पढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पढ़ेंगे पहले क्या, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके अंदर कुछ लिक्विड पोर्शन भी होता है। ठीक है, जो कि आपस में मूव करते रहते हैं। इसी कारण इसे डायनेमिक एंड फ्लूइड स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये फॉर्म्स द एक्सटर्नल बाउंड्री, बात सही, बाहर का लेयर बनाता है, एक्सटर्नल बाउंड्री बनाता है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है या सेमी परमिएबल बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल। इस सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, मतलब कुछ पार्ट को, नॉट फुली परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि ये कुछ सेलेक्टिव चुने हुए चीज़ों को अलाउ करता है इसको क्रॉस करने का, और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता। इसी कारण इसे सेलेक्टिव परमिएबल बोला जाता है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल होते हैं, तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया था, तो जाके पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली किन किन चीज़ों का बना होता है। तो पता लगा कि इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन। यही 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिससे कि मिलके बना होता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा में। लिपिड मतलब फैट को लिपिड भी बोलते हैं। ठीक है। बहुत सारे मॉडल दिए गए थे इनको बनाने के लिए, जैसे कि एक माइसेलर मॉडल दिया गया था, डी नोवो मॉडल दिया गया था, जो ये बता रहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। लेकिन सबसे बढ़िया मॉडल जो एक्सेप्टेड था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि हाँ ऐसा ही होता है,
ये मॉडल कहलाया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्या? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसे दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, 1972 में। तो इसको बोला जाता है सिंगर एंड निकोलसन्स फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जो कि एक्सेप्टेड मॉडल है फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था, मैं दिखा रहा हूँ आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें दो लेयर होते हैं, किसके? लिपिड के। तो आप देख सकते हो, एक्चुअली बहुत ज़्यादा, ये देखो आप यहाँ पे एक ये लेयर है और एक यहाँ बीच में एक लाइन जैसा देख रहे हो, ये स्पेस है, खाली है। नाइट का टाइम है, इसका बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट स्टिल देखो ये खाली जगह है बीच में थोड़ा थोड़ा। तो ये एक लेयर होता है और एक दूसरा लेयर होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, कहने का मतलब है उसमें दो लेयर होते हैं, किस चीज़ के? लिपिड के, फैट के। उसका हाइड्रोफिलिक हेड वो बाहर की तरफ होता है। यहाँ भी देख सकते हो, हेड जो है ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ है। और जो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, पूंछ जो होता है, वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक या पोलर क्यों बोलते हैं? हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मीन्स अट्रैक्शन, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है वो हेड होता है। और हाइड्रोफोबिक टेल मतलब हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स डरा, फोबिया बोलते हैं डर, तो उसको रिपेल करता है वाटर को, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो अंदर की तरफ होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसके अंदर लिपिड का बाई लेयर होता है, मतलब दो लेयर होता है। तो ये लिपिड का लेयर है, एक ये लेयर और एक ये लेयर। उसका हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ होता है और हाइड्रोफोबिक टेल अंदर की तरफ होता है। वही चीज़ लिखा है हमने यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक पोलर एंड्स आर आउटसाइड, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल्स आर इनसाइड। ठीक है, और ये जो है देख सकते हो आप, ये जो उसके ये हाइड्रोफिलिक टेल्स हैं, इन सब आपस में जुड़े होते हैं, अट्रैक्शन एंड होता है इनके बीच में, जिसको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बोलते हैं। क्या? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस जो होता है, जो इसको ऑर्गेनाइज रखता है, एक साथ जुड़ा हुआ रखता है। और इसके में अंदर जो लिपिड्स होता है, जो वो मेजर लिपिड जो होता है फॉस्फोलिपिड होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल्स भी मौजूद होते हैं। अब इसी लिपिड के बाई लेयर में दो तरीके के प्रोटीन मिलते हैं, दो तरीके के प्रोटीन मिलते हैं। एक प्रोटीन जो होता है बिल्कुल सरफेस पे मौजूद रहता है, एकदम सरफेस के पास मौजूद होता है, जिसे बोला जाता है, ये वाला आप देख सकते हो, ये पेरीफेरल प्रोटीन। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल प्रोटीन, सरफेस के ऊपर रहते हैं। और दूसरा होता है क्या? इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल मीन्स अंदर, तो बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, उसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। तो पेरीफेरल प्रोटीन्स वो होते हैं जो सरफेस पे मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो लूजली मौजूद होते हैं लिपिड लेयर में, और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ये पेरीफेरल प्रोटीन है, इधर से उधर मूव कर पाएंगे। लेकिन इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं एक ही जगह फंसे हुए होते हैं, ये मूव नहीं कर पाते हैं, टाइटली अटैच्ड होते हैं। तो जो सरफेस पे मौजूद होते हैं जो प्रोटीन, उन्हें बोला जाता है पेरीफेरल प्रोटीन्स या एक्सटर्नल प्रोटीन्स। इसके अलावा होता है इंटीग्रल प्रोटीन, जो मैंने बताया। ठीक है, जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर होता है, और ये पार्शियली और फुली इनसाइड द मेम्ब्रेन होता है। देखो यहाँ पे एकदम अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। तो या फिर हल्का सा भी हो सकता है, पार्शियली। और ये टाइटली होल्ड होते हैं और ये मूव नहीं करते हैं। जैसे ये वाला अपनी जगह पे है तो अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, एक कैलकुलेशन किया गया था आरबीसी के मेम्ब्रेन का, जिसमें स्टडी किया गया, तो पाया गया उसमें 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है, और 7 to 8% अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैंने बताया था ना कि मेजर दो कंपोनेंट होते हैं, लिपिड एंड फैट, सॉरी लिपिड एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है 52% है और लिपिड 40% है आरबीसी में। लगभग यही कॉम्पोजिशन सब जगह ही होता है। किस किस चीज़ में हेल्प करता है? ये सेल ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्लूइड नेचर जो होता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को सेल के अंदर लेना, तो वो तो अलाउ करता है, मूवमेंट अलाउ करता है मटेरियल का। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब एक सेल है उसके बाद एक दूसरा सेल होगा, तो उनके बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन। मान लो यहाँ पे एक और एनिमल सेल होता है इस तरीके का, तो ये आपस में यहीं से जुड़े होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, तो इसे बोला जाता है इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब दो सेल के बीच का जंक्शन पॉइंट। ठीक है, अब हमने बोला इसका एक मेजर काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट का।
अब ये जो ट्रांसपोर्ट होता है दो तरीके का मोस्टली होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी यूज़ नहीं करता है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जो एनर्जी को यूज़ करता है, एटीपी यूज़ करता है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे चीज़ें एनर्जी से मूव नहीं करती, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो चीज़ें अपने आप हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, जैसे न्यूट्रल सॉलिड्स होता है, वाटर भी होता है हाई से लो की तरफ मूव करता है अपने आप। तो वाटर के केस में उस मूवमेंट को एक अलग नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलता है? ऑस्मोसिस। तो ये सब होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एनर्जी यूज़ नहीं होता है। देन इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि एनर्जी यूज़ होता है। तो एनर्जी यूज़ हम कब करते हैं? जब हम लोअर से हायर की तरफ जाते हैं चीज़ों को। ये देखो हायर टू लोअर जा रहा था तो उसमें एनर्जी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, वो अपने आप मूव कर जाएगा। अब जैसे सपोज़ करो बॉल है, बॉल को जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हो तो एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन ऊपर से नीचे जब कोई चीज़ ढुलकती है, गाड़ी पे देखोगे कि स्लोप पे, तो लोग अपने ब्रेक वगैरह को या एक्सीलेटर को लूज़ कर देते हैं क्योंकि गाड़ी अपने आप ढुलती रहती है। लेकिन जब ऊपर चढ़ना होता है तो एनर्जी लगाना पड़ता है, तो लोअर टू हायर जाते हैं। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी कब ज़रूरत पड़ेगी? जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में उसे बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम पढ़ेंगे आगे जाकर सोडियम पोटेशियम पंप। हमने बोला था ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता है। और जिन चीज़ों को अलाउ नहीं करता है उनको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अंदर ले सकते हैं, लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अपनी एनर्जी लगा के। ठीक है, तो एटीपी वगैरह यूज़ होता है। तो ये हमने बताया लोअर टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, और इसके लिए कुछ प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सेल में हम बाद में कभी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के पास कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं इसके अंदर, जो हमने पढ़ा ना इंटीग्रल प्रोटीन। तो इसमें से ही कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं, इसी से कोई सामान आगे चिपकता है और वो उसको फिर अंदर सेल के अंदर ले लेता है। ठीक है, तो उन सबको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन्स बोला जाता है, लिखा है मैंने। तो ये सेल मेम्ब्रेन की बात थी। अब थोड़ा बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल किस में मौजूद होता है? प्लांट सेल्स में मौजूद होता है और फंगस सेल्स में मौजूद होता है, यूकैरियोट्स में। बाकी ये प्रोकैरियोट्स में मौजूद है, लेकिन हम अभी स्टडी क्या कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो यूकैरियोट्स में दो होते हैं, कौन? प्लांट किंगडम और फंगस किंगडम, जिसमें ये सेल वॉल मौजूद होता है। अंतर थोड़ा सा होता है इन दोनों के। उसमें काम क्या होता है? शेप को देता है सेल को, ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है तो मैकेनिकल डैमेज किसी भी प्रकार के हानि से बचाता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है, करेगा ये। एंड प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स। तो जो अनवांटेड चीज़ें होती है उसको सेल के अंदर एंट्री नहीं देता है, शेप देगा क्योंकि ये हार्ड होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। अब प्लांट्स में भी अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनके सेल वॉल में थोड़ा बहुत अंतर होता है। सबसे कॉमन कंपोनेंट सेल्यूलोज है, जैसे कि एल्गी का है, सेल्यूलोज मौजूद होता है। प्लांट हायर प्लांट्स में भी सेल्यूलोज मौजूद, लेकिन दूसरे कंपोनेंट्स थोड़े कम होते हैं। जैसे एल्गी में सेल्यूलोज के अलावा गैलेक्टेंस, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन हायर प्लांट्स में सेल्यूलोज तो होता है लेकिन उसकी जगह हेमी सेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन्स ये सब मौजूद होता है। जबकि फंगल सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? काइटिन का बना होता है, एन पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसमें सेल्यूलोज वगैरह कम होता है, इसमें काइटिन ज़्यादा होता है, ये अमाइनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल में भी अंतर है। सेल वॉल तो मौजूद है, फंगस में भी मौजूद है, हाई प्लांट्स में भी मौजूद है, लेकिन प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज ये सब होते हैं। फंगल सेल वॉल में काइटिन होता है, और एल्गल सेल वॉल में सेल्यूलोज, गैलेक्टिन, मैकेन ये सब होते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल जो होता है एक सिंगल लेयर नहीं होता है। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, तो सबसे पहला जो एक नया सेल जब बनता है प्लांट सेल, तो उसका जो बाहर का जो सेल वॉल होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल। सेल जैसे जैसे मैच्योर होता है और प्राइमरी वॉल जो होता है अपने अंदर एक और डिनोट करता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या? जस्ट अ मिनट।
ठीक है। तो हम लोग बात क्या करते हैं सेल वॉल की। तो जब एक नया प्लांट सेल बनता है तो उसके बाहर का जो सबसे एलिमेंट्री नया सेल बना है तो उसका सबसे बाहर का सेल वॉल जो होता है उसको एक नाम दिया जाता है प्राइमरी वॉल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वॉल। तो सेल जैसे जैसे मैच्योर होता है उसका डेवलपमेंट होता है वो प्राइमरी वॉल जो होता है डिजेनरेट कर जाता है, उससे एक मोटा लेयर बनता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल के अंदर भी एक और लेयर बनता है उसे बोला जाता है मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। तो लिखा है मैंने प्राइमरी वॉल इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ग्रो करता है जब चीज़ें तो, और फिर ये स्टॉप्स हो जाता है जब सेल मैच्योर हो जाता है। और वो जब मैच्योर होता है इनर साइड पे क्या बन जाता है? सेकेंडरी वॉल। ठीक है। और फिर एक और लेयर बनता है जिसे हम बोलते हैं मिडिल लैमेला। क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो होता है उसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। आई विल शो यू। ये देखिए, ठीक है, ये मिडिल लैमेला है, इसके अंदर कुछ पोर्स होते हैं। इसको बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो होते हैं, अब ये पोर्स है तो इसका मतलब क्या है? सेल का कंटेंट बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। तो मान लो एक दूसरा सेल भी यहाँ पे है, तो इन दो सेल के बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का साइटोप्लाज्म के बीच में, वो इसी पोर से होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये मिडिल लैमेला में ही मौजूद होता है। किसमें? मिडिल लैमेला में। तो प्लाज्मोडेस्माटा है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। विच कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। कनेक्ट का मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ये एक सेल है, एक मान लो दूसरा भी सेल हो, जस्ट अ मिनट। लेट्स मूव अहेड। तो हम क्या बोलते हैं, सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं सब सेल्स, तभी तो मल्टी सेलुलर है। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन होता है। हमने पढ़ा था कि सेल आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, एक दूसरे से मिल के काम करते हैं। तो कैसे पॉसिबल है? जब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो तो ये इसी के थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, जो आप देख रहे हो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो पोर्स हैं यहाँ पे, आई थिंक इट्स नॉट वेरी क्लियर। ओके, ये जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये दूसरा सेल होगा ऐसे चिपका हुआ, तो उसके बीच में सेल टू सेल कम्युनिकेशन इस प्लाज्मोडेस्माटा से ही होगा। तो ये मिडिल लैमेला में मौजूद होता है। और लेयर ऑफ सेल वॉल, दिस इज़ अबाउट सेल वॉल। अनदर स्ट्रक्चर इज़ जो ऑर्गेनल, जो हम बात करेंगे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसमें एक स्ट्रक्चर है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कुछ टर्म मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ बिफोर वी गेट इनटू दैट वन। देखो, दो तीन वर्ड होते हैं, एक साइटोप्लाज्म होता है, एक दूसरा वर्ड होता है साइटोसॉल, एक टर्म होता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, इसमें अंतर क्या होता है? सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर पूरा लिक्विड सब्सटेंस मौजूद है। तो जो लिक्विड सब्सटेंस मौजूद होता है उसको बोला जाता है साइटोसॉल। क्या बोलते हैं? साइटोसॉल, लिक्विड सब्सटेंस। फिर दूसरा टर्म है साइटोप्लाज्म, ये वाला हम बोल रहे हैं। साइटोप्लाज्म देखो कि क्या होता है, ऑल द लिक्विड पोर्शन जो अंदर लिक्विड प्लस ऑल द स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स, सिर्फ लिक्विड पोर्शन को क्या बोला था हमने? साइटोसॉल। तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसॉल प्लस सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। ठीक है। फिर दूसरा टर्म है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। तो सेल के अंदर जो सिर्फ लिक्विड पोर्शन होता है उसको बोला जाता है साइटोसॉल। लिक्विड पोर्शन प्लस सारे के सारे ये स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनल, दैट इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उसी साइटोप्लाज्म में फिर जब न्यूक्लियस को भी ऐड कर दिया जाता है तो उसे बोलता है प्रोटोप्लाज्म या लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट क्यों बोलते हैं? एक सेल का बिना न्यूक्लियस के कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है तो उसे लिविंग नहीं माना, वो जिंदा रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ही डीएनए वगैरह मौजूद होता है। पहला ऑर्गेनल जो हम पढ़ने की बात कर रहे हैं दैट इज़
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उससे लगभग सटा हुआ होता है, पास में ही होता है। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हो एनिमल सेल में भी ये बिल्कुल इसी से कंटिन्यूएशन में होता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आके राइबोसोम बैठे होते हैं। क्या होता है? राइबोसोम। तो उनको एक रफ अपीयरेंस देता है, इसी कारण से बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, उसे बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, जो सेल के स्ट्रक्चर अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब जितने हैं, क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, सेल ऑर्गेनल, ये गोल्जी एपरेटस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, तो वैक्यूल हुआ। तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसके अराउंड सिर्फ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसके बाहर डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब 2 लेयर का मेम्ब्रेन होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके बाहर सिंगल लेयर का मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सिंगल लेयर। दूसरे भी होते हैं ऑर्गेनल्स जिसके बाहर सिंगल लेयर होता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। मतलब ऐसे जितने भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे मौजूद है, जैसे कि ये वाला है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अलावा गोल्जी भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। तो जितने भी सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं उन सब में सबसे लार्जेस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। तो ये लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। ठीक है, और उसके अंदर के पोर्शन को बोला जाता है ल्यूमेन, मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, इसके अंदर का जो रीजन कहलाता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। हमने बताया 2 टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ। रफ कौन होता है? राइबोसोम्स उससे अटैच्ड होता है, स्मूथ में राइबोसोम अटैच नहीं होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, और वो प्रोटीन करके ट्रांसफ़र कर देता है किसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि सपोज़ करो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर राइबोसोम बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये प्रोटीन बनाता है और इसको इसमें ट्रांसपोर्ट कर देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो ये ट्रांसफर प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। अब जब वो प्रोटीन जो होता है, जो मैंने यहाँ पे बताया, फॉर्म हुआ राइबोसोम में और ट्रांसफ़र कर देता है किस पे ऊपर बैठा हुआ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। तो उसके अंदर उसके ल्यूमेन में ट्रांसफ़र कर देता है। जब ये ट्रांसफ़र कर देता है तो उसके अंदर प्रोटीन मॉडिफिकेशन होता है ताकि वो एक मैच्योर प्रोटीन बन सके। जो पहले प्रोटीन बना वो इमैच्योर होता है, नेसेंट होता है, अभी तुरंत बन के वो तैयार हुआ है, वो फंक्शनल नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले चेंजेस क्या होती है? एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रोटीन के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल अटैच होता है। फिर प्रोटीन जो होते हैं आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये हम देखेंगे बाद में बायोमॉलिक्यूल में, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है डाइसल्फाइड, ये भी ल्यूमेन में ही होता है। फिर प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, पहले प्रोटीन एक सिंगल ऐसे ही स्ट्रक्चर है, बाद में ये सब आपस में एक अच्छे से फोल्डिंग करते हैं, मिल जाते हैं, उसे प्रोटीन फोल्डिंग बोलते हैं। फिर प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है, इसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है तो उनको क्लीव करके तोड़ के हटा दिया जाता है। फिर असेंबली इनटू मल्टीमेरिक फंक्शनल प्रोटीन, फिर उसके बाद और इसकी थोड़ी फोल्डिंग होगी और वो फंक्शनल प्रोटीन तैयार हो जाएगा। तो ये 5 तरह के चेंजेस होते हैं जब प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है, उसके ल्यूमेन के अंदर ये सब चेंजेस होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो होता है क्या बनाता है? लिपिड बनाता है, कैल्शियम के रेगुलेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ड्रग्स वगैरह को डिटॉक्सीफाई करता है, और हार्मोन का सिंथेसिस करता है। कौन सा हार्मोन? एस्टिरोल, मतलब फैटी हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होता तो ये प्रोटीन नहीं बनाता, ये फैट बनाता है, लिपिड सिंथेसिस करता है। तो एस्टिरोल का मतलब क्या है? लिपिड है, तो लिपिड वाले हार्मोन के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल्जी एपरेटस। अब देख सकते हो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये सब क्या हमने बोला था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा कुछ और भी डिस्क और ट्यूब लाइक डिस्क, ये डिस्क ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ट्यूबुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं।
जो कि एक के बाद एक बहुत सारे अटैच्ड होंगे, एक दूसरे के साथ एक साथ रहेंगे। इन्हें बोला जाता है गोल्जी एपरेटस। ये गोल्जी बॉडीज़। एक सिंगल प्लेट को नाम दिया जाता है सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। इसका वो पार्ट जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, ये सब न्यूक्लियस अटैच होता है, रीजन बताऊंगा क्यों, उसे बोलते हैं सिस पार्ट। और जो न्यूक्लियस से दूर होता है उसे बोलते हैं ट्रांस पार्ट। ठीक है। होता क्या है, देखो ये मेम्ब्रेन वगैरह सब एक दूसरे के साथ हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, मान लो प्रोटीन बना, ठीक है, प्रोटीन बन के ल्यूमेन में जाता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है, तैयारी हो, फंक्शनल प्रोटीन हो गया, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए दूसरी जगह। तो ये जो होता है RER अपना प्रोटीन ट्रांसफ़र इसको कर देता है, गोल्जी बॉडी को, और यही इसको लेकर दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है। तो दे आर द ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। हम लिखा है फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, ये सब, ठीक है। एक सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टर्नी, ठीक है। और उसी तरीके की असेंबली होती है, वो सब आपस में जुड़े। इसके अराउंड भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। सिस्टर्नी जो होते हैं पैरेलली अरेंज्ड होते हैं ग्रुप में एक दूसरे के साथ, देखा हमने यहाँ पे पैरेलली एक के बाद एक करके अटैच्ड हैं ये, ठीक है, एक साथ इकट्ठा रहते हैं। ये प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस क्यों होता है, मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम वगैरह बनता है, तो राइबोसोम यहाँ पे बनता है, वो आके जुड़ जाता है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आके राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, वो ट्रांसफ़र करता है RER को, RER उसको मॉडिफाई करता है, फंक्शनल बनाता है, और जब फंक्शनल हो जाता है तो दूसरे पार्ट में जाना चाहिए, वो ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है, ये इसको ट्रांसफ़र कर देता है। सीक्वेंस में है सब, ठीक है। इसके दो फेस होते हैं, सिस कॉन्वेक्स फॉर्मिंग और एंट्री फेस। एंट्री फेस क्यों बोलते हैं, इधर से ही जैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन जब हो गया, फंक्शनल प्रोटीन तैयार हो गया किस में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो इधर से एंट्री करता है इसी फेस से गोल्जी बॉडी के अंदर, इसी कारण इसे एंट्री फेस बोलते हैं या सिस फेस बोलते हैं। एनिमल सेल में भी वही चीज़ होता है, ये वाला फेस जो होता है कहलाता है सिस फेस और एंट्री फेस, ठीक है। और उल्टे साइड को बोलते हैं ट्रांस या कॉनकेव फेस, मैच्योरिंग और एग्जिट फेस, उससे प्रोटीन बाहर निकल जाता है। तो ये भी क्या थोड़ा बहुत प्रोटीन को पैकेजिंग का करने का काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं इंट्रासेलुलर जगह पे। सिक्रीशन ऑफ मटेरियल्स, सिक्रीशन तो करेंगे ही, अगर उनके पास कोई चीज़ मटेरियल तो सिक्रीट करेंगे बाहर ले जाके, वही तो हम बोल रहे हैं, उसका काम ये ट्रांसपोर्ट करना। और फिर ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सब कुछ बनाते हैं। और ये इट लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विथ ER थ्रू इट्स सिस फेस। तो ER के बिल्कुल नज़दीक में रहता है सिस फेस की तरफ से, बताया ही हमने। जब ER में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन फंक्शन हो जाता है तो ये ट्रांसफ़र गोल्जी बॉडी को करता है। तो ये वाला सिस फेज ही रहता है जो क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके। नेक्स्ट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स भी क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ये फॉर्म किससे होता है, गोल्जी एपरेटस से। ये गोल्जी बॉडी है, इसी के बाहर बहुत छोटे छोटे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद, टूट के निकलते रहते हैं, और वही बनाते हैं क्या, लाइसोसोम्स। देखो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर से जिसके आसपास ही है, तो इसी से टूट के बनते रहते हैं। तो लाइसोसोम्स गोल्जी एपरेटस से बनते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक मतलब जो वाटर के प्रेजेंस में काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज, न्यूक्लियेज, ग्लाइकोसिडेज। एज का मतलब होता है ब्रेक करना, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन को ब्रेक करना, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिक एसिड DNA RNA को ब्रेक करना, ग्लाइकोसिडेज मतलब ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज वगैरह कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना, ठीक है। लाइपेज मीन्स फैट को ब्रेक करना, फॉस्फेटेज मीन्स फॉस्फेट को ब्रेक करना, सल्फेटेज मीन्स सल्फर को ब्रेक करना, फॉस्फोलाइपेज मीन्स फॉस्फोलिपिड्स को ब्रेक करना। तो इस तरीके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी जितने होते हैं वो सब लाइसोसोम के अंदर ही मौजूद होते हैं, और इसका pH जनरली एसिडिक होता है, ठीक है। और ये pH कैसे एसिडिक मेंटेन किया जाता है, इसके मेम्ब्रेन में जो सिंगल मेम्ब्रेन होता है उसके अराउंड एक पंप होता है, हाइड्रोजन आयन पंप या प्रोटॉन पंप बोलते हैं, जैसे ये है लाइसोसोम, है ना। तो ये इसका क्या है, मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, जस्ट अ मिनट, सिंगल मेम्ब्रेन है। इसमें पंप होता है, पंप मतलब प्रोटीन होता है, जिसे बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन पंप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पंप। लिक्विड पोर्शन में जो हाइड्रोजन मौजूद होता है उसको ये अंदर की तरफ ले लेता है, किसकी तरफ, अंदर की तरफ। तो जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है। तो यही इसका pH जो होता है एसिडिक होता है, अराउंड 5, क्योंकि प्रोटॉन पंप जो होता है मेम्ब्रेन में वही प्रोटॉन को अंदर की तरफ खींच लेता है ATP यूज करके, और ये डाइजेशन का काम करता है इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल्स।
अब चूँकि इसका क्या है, इसके पास एंजाइम्स होते हैं चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने, तो कभी कभी ये लिविंग सेल के अंदर जो कंटेंट होते हैं यूजफुल उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, तो उससे सेल मर जाता है। इसी कारण इसे लाइसोसोम्स को बोला जाता है सुइसाइड बैग ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? सुइसाइड बैग ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कभी कभी गलती से लिविंग सेल्स लाइसोसोम जो है अपना एंजाइम सेक्रेट करके सेल के कंटेंट को ही खाना शुरू कर देता है, इनको तो जब मान लो माइटोकॉन्ड्रिया खा गया, गोल्जी बॉडी खा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खा गया, तो सेल काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना कुछ कुछ काम है। अभी मेजर ऑर्गेनल ही रहेंगे तो सेल काम नहीं करेगा। इसी कारण लाइसोसोम को हम लोग बोलते हैं सुइसाइड बैग ऑफ सेल। So let me close this video and the next video will move ahead. Okay, thank you.